नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़ेलेंस्की इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बखमुत को रौंदने के लिए रूस के टैंक तैयार हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों के हाथ में सिर्फ एक मशीन गन है। फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है, टिका हुआ है, लेकिन सिर्फ जुनून से जंग नहीं जीती जाती। आखिर क्या हो रहा है बखमुत में, वो शहर जो वैगनर ग्रुप के आतंक से खाली हो चुका है? यूक्रेन के इस सबसे खूनी फ्रंट का पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बखमुत, दुनिया की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। बखमुत यूक्रेन के अंदर जंग का वो मैदान है जिसको जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से टैंकों की भीख मांगी है। यही वो इलाका है जिसके फतेह होने की खबर सुनने के लिए पुतिन बेचैन हैं। यूक्रेन का यही वो शहर है जिसको पुतिन दुनिया में एक बहुत बड़ी विजय के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन बखमुत और रूस की जीत के बीच मौजूद है यूक्रेन के उन जुनूनी सैनिकों की दीवार, जिन्होंने न सिर्फ अपनी मिसाइलों और टैंकों को ही नहीं बल्कि अपनी जान भी जंग में झोंक दी है और वीरगति प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। ज़ेलेंस्की पर बहुत भारी दबाव है क्योंकि बखमुत अगर यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक पुतिन के दुश्मनों की हिम्मत टूट जाएगी। आखिर क्या है बखमुत शहर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और क्यों पुतिन की सेना, वैगनर ग्रुप और डॉनेट्स्क के विद्रोही लड़ाकों ने 220 दिनों से बखमुत को खून से लाल कर रखा है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पुतिन के उस नए प्लान की जिसके मुताबिक वो सर्दी खत्म होने से पहले ही यूक्रेन की आर्मी को अपने हैवीवेट आर्मी पावर से बुलडोज कर देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी बखमुत की। बखमुत इस वक्त रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप के क्रूर लड़ाकों के डर से दहल रहा है। यकीन करना मुश्किल नहीं है अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के वैगनर लड़ाकों ने सीक्रेट लोकेशंस पर छुपे यूक्रेन के सैनिकों को मशीन गन से फायरिंग कर छलनी कर दिया है। ये बखमुत की कुछ और तस्वीरें हैं। टूटे हुए घर, इमारतें और सड़कों पर इंसान नहीं बल्कि हथियारों की मौजूदगी। बखमुत के बेहद खतरनाक बैटल ग्राउंड में लाशें गिर रही हैं। ये यूक्रेन का दूसरा मारियुपोल साबित होने जा रहा है। यूक्रेन के तबाह हुए शहर मारियुपोल से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री शूट की गई है और इसकी तस्वीरों में तबाह और बर्बाद मारियुपोल का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। कैसे मासूम बच्चों और महिलाओं को अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया देखकर दहशत में है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब बखमुत की है। सोलेदार के बाद बखमुत पर रूस किसी भी वक्त कब्जा कर सकता है। बखमुत पर रूस की सेनाओं ने दबाव बना रखा है, लेकिन यूक्रेन ने अभी हार नहीं मानी है। अब बखमुत पर रूस का फाइनल अटैक करने की तैयारी है, ठीक वैसे ही जैसे सोलेदार में 24 घंटे के अंदर ही 91 बार पुतिन की आर्मी ने जमीन, आकाश और समंदर से भयंकर हमले किए थे। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को बखमुत के बाहरी इलाकों में घेरना शुरू कर दिया है और इस वक्त आमने सामने की गन बैटल चल रही है। साथ ही रूस
अपने फौलादी टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जेलेंस्की के पास टैंक ही नहीं है, वो दुनिया से टैंकों की भीख मांग रहे हैं। बखमुत पर दबाव बनाने के लिए रूस एक और दांव आजमा रहा है। यूक्रेन का ध्यान बखमुत से हटाने के लिए भी पुतिन बेलारूस के बॉर्डर से रूस के 20,000 सैनिकों और बेलारूस के 60,000 सैनिकों के एक साथ लाकर यूक्रेन को इंगेज करने की तैयारी में है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद पुतिन ने मिशन बखमुत शुरू किया था। रूस ने बखमुत पर हमला मई 2022 में शुरू किया था, लेकिन यहाँ रूस का सबसे बड़ा अटैक 1 अगस्त को हुआ। बखमुत में रूस के हमले का नेतृत्व खूंखार वैगनर ग्रुप कर रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की अलगाववादी राज्यों की सेनाएं भी वैगनर का सपोर्ट कर रही हैं। रूस ने नए भर्ती किए जवानों को बखमुत की जंग में भेजा है। 9 दिसंबर को जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने बखमुत को नष्ट कर दिया है। 16 जनवरी को रूस की आर्मी ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया, जो बखमुत के करीब 15 किलोमीटर दूर है। और अब बखमुत में निर्णायक लड़ाई छिड़ गई है। पुतिन का बयान है कि जीत रूस की सेनाओं की ही होगी। Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы. रूस के खौफ का आलम ये है कि 70,000 की आबादी वाले बखमुत में अब सिर्फ 2,000 लोग बचे हैं, जो या तो घायल हैं, बूढ़े हैं या जिनके पास भागने का कोई जरिया नहीं है। इसके साथ ही रूस की सेना ने खेरसोन, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन की सभी सप्लाई लाइंस पर हमले जारी रखे हैं। ये बखमुत की एक तस्वीर देखिए। आप देख सकते हैं कि बेहद कठिन परिस्थितियों में सैनिक किस तरह तबाह हुई यूक्रेन की इमारतों के खंडरों में छुपकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर रूस को बखमुत किसी भी कीमत पर क्यों चाहिए? इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? बखमुत रसद सप्लाई का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर 2 अहम सड़कें हैं जो कोस्टिनटिनविका और सिवरेस्क तक जाती हैं। यानी बखमुत पर कब्जे के बाद 2 और शहर रूस के आसान टारगेट पर होंगे। बखमुत की लड़ाई वैगनर ग्रुप के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो ये लड़ाई हार गया तो उस पर बखमुत के हार जाने का कलंक होगा और यूक्रेन में उसका खौफ भी खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का साफ दावा है कि बखमुत कोई सामरिक शहर नहीं है। इससे युद्ध के नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान है कि बखमुत और सोलेदार के रूस के पास जाने से भी युद्ध पर कोई रणनीतिक असर नहीं पड़ेगा। बखमुत को बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को लियोपार्ड जैसा दमदार टैंक चाहिए। यूक्रेन के पास अभी जो टैंक हैं वो सोवियत युग के हैं और काफी पुराने हैं। यूक्रेन के सैनिक भी नए टैंकों की डिमांड कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को नए टैंक नहीं मिले तो यूक्रेन के लिए बखमुत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Для нього як-не-як елементарний птур, який використовувався ще в далеких роках. Це така серйозна небезпека. बखमुत की जंग लड़ रहे यूक्रेन के इन सैनिकों को लगता है कि अगर उनको लियोपार्ड और चैलेंजर जैसे टैंक मिलेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा। Піхоти, коли танки рядом, у них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. А з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося.
बखमुत के कई इलाकों में रूस के टैंकों की एंट्री होने वाली है और इस वक्त भी जब यूक्रेन के सैनिकों के पास टैंक नहीं है तो वो मशीन गनों के साथ डटे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो रूस के टैंकों का सामना अपनी मशीन गनों से करेंगे। Горой стоим против танков с автоматом. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять. बखमुत के अलावा जापोरिजिया के मोर्चे पर भी रूस की आर्मी ने जबरदस्त जंग शुरू कर दी है। यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक जापोरिजिया से आगे भी अब रूस की सेनाओं ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उसकी सेनाओं ने जापोरिजिया से आगे बढ़कर 2 और यूक्रेन के कस्बों पर भी कब्जा कर लिया है। पश्चिमी मीडिया से एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रूस सर्दियों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर और ज्यादा हावी होना चाहता है। इसके लिए पुतिन 7 लाख और नए सैनिकों की भर्ती की प्लानिंग बना रहे हैं। पहले भी रूस ने 3 लाख नए सैनिकों को भर्ती किया था। उस वक्त रूस की तरफ से ये दावा किया गया था कि अब वो और नए सैनिकों की भर्ती नहीं करेगा, लेकिन अब 7 लाख और सैनिकों की भर्ती की खबर ने यूक्रेन और यूरोप के दूसरे देशों के अंदर हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है। कुल मिलाकर नेटो ने तमाशा देखने का रवैया बंद नहीं किया तो यूक्रेन को रूस के टैंकों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। वैसे भी पुतिन को टैंकों के वॉर गेम देखना काफी पसंद है और अब वो अपने रूसी टैंकों से पूरे यूक्रेन को रौंद देने का इरादा रखे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन अब खुलकर हमला करेंगे। इसका खतरा ज़ेलेंस्की को अब बहुत ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेने वाले नेटो ने अचानक ज़ेलेंस्की को खुश होने की वजह दे दी। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की के मशीन मैन के बारे में पता चलेगा। ये मशीन मैन यूक्रेन में पुतिन की फौज को सबसे बड़ी टक्कर दे सकता है। कैसे? स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। क्या पुतिन की खुफिया एजेंसी ने लेटर बम की साजिश रची? पुतिन की फोर्स ने अगर लेटर बम तैयार किए तो उनके टारगेट पर कौन था? नवंबर और दिसंबर में ऐसे 6 बम जो चिट्ठियों की शक्ल में भेजे गए थे, उससे पूरा यूरोप हिल गया था। पुतिन की बहुत ही खुफिया एजेंसी GRU को लेकर पश्चिमी मीडिया में बहुत बड़ी खबरें चल रही है और इल्जाम है कि GRU ने स्पेन में सरकारी, सेना और राजनयिकों को लेटर बम से टारगेट किया। ऐसे 6 लेटर बम अलग अलग टारगेट पर भेजे गए। इन लेटर बम के टारगेट पर वो लोग थे जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और यही वजह है कि रूस के लेटर बम को लेकर अब पूरे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया है। लेकिन इस पर रूस की खामोशी वाला रिएक्शन बहुत ही खतरनाक सिग्नल भी दे रहा है। हालांकि इस वक्त यूक्रेन के एक वीडियो ने मॉस्को में सभी टैंक कमांडर्स के होश उड़ा दिए हैं। देखिए पुतिन की एक बख्तरबंद गाड़ी कैसे ज़ेलेंस्की के इलाके में फंस गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और आसपास ज़ेलेंस्की के ऐसे फौजी दस्ते जो टैंक हंटर के नाम से बदनाम हैं। ये है रूस की बख्तरबंद गाड़ी BMP, जिसमें सैनिक भी सवार होते हैं और इसी में सुरक्षित रहकर वो तोप गोलों के बीच फ्रंट में आगे पहुंचते हैं। लेकिन इस बख्तरबंद गाड़ी पर यूक्रेन का एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर ड्रोन बाज की तरह मंडराने लगा, जो छोटे छोटे बमों से लैस था और फिर वो रूस की बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर पहुंचकर उनको ड्रॉप करने लगा।
पहला बम, दूसरा बम, तीसरा, चौथा अटैक, पांचवा बम, छठा अटैक और फिर सातवां धमाका भी हुआ। इसके बाद रूस की बख्तरबंद गाड़ी के अगले हिस्से यानी ड्राइवर वाली सीट की तरफ से धुआं निकलने लगा। ये यूक्रेन की इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड का हमला है जो 19 जनवरी को किया गया। ये यूक्रेन का ड्रोन वाला गोरिल्ला युद्ध है जिसके टारगेट पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ड्रोन या कहें कि क्वाडकॉप्टर, शटलकॉक, ग्रेनेड या बम से लैस होते हैं और ये टारगेट के ऊपर जाकर उस पर बम गिरा देते हैं। ये टैक्टिक सीरिया में हुए युद्ध से सीखी गई है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल आतंकी गुट ISIS ने सीरिया के खिलाफ किया था। ये ग्रेनेड नीचे मौजूद टारगेट पर गिराए जाते हैं। ऐसे हमलों के बारे में अक्सर टारगेट को पता भी नहीं चलता। हालांकि ऐसे धमाकों से इन बख्तरबंद गाड़ियों या टैंक को बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ड्राइवर, गनर या कमांडर के हैच खुले हों, यानी वो दरवाजे जहां से वो टैंक या बख्तरबंद गाड़ी में दाखिल होते हैं, तो हमला जानलेवा साबित होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस के सैनिक अपने हैच खोलकर ऑपरेट कर रहे हैं? कोई सेना वॉर जोन में ऐसी बेवकूफी नहीं करता। इसीलिए ज़ेलेंस्की की फौज पर ऐसे वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा का भी इल्जाम लगता रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियो फर्जी भी हो सकते हैं जो ऐसी बख्तरबंद गाड़ी को लेकर बनाए गए हों जिस पर यूक्रेन का पहले से कब्जा हो। इसके दो मकसद हैं। पहला, रूस की फौज के मनोबल को तोड़ना और दिखाना कि उसकी पावरफुल फोर्स को यूक्रेन के मामूली हथियार खत्म कर रहे हैं। दूसरा मकसद, यूक्रेन की फौज का हौसला बढ़ाना और दिखाना कि रूस की मजबूत फोर्स भी उनके सामने लड़खड़ाने लगी है। अभी सवाल ये है कि यूक्रेन के युद्ध में आखिर चल क्या रहा है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों वाली ताकत को लेकर हालचाल क्या है? तो इसे लेकर दावे अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर पोलैंड यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देता है तो जर्मनी को ऐतराज नहीं होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक देना चाहते हैं अगर जर्मनी इसकी इजाजत देता है तो। यानी 14 टैंक ही सही, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने जर्मनी के लेपर्ड टैंक को लेकर उम्मीद ही छोड़ दी थी और अब यही टैंक ज़ेलेंस्की को मिल सकता है। बहुत फुर्तीला, बहुत घातक हमला, ऐसा कि टारगेट को हिलने का मौका तक ना मिले। वहीं ब्रिटेन से भी चैलेंजर टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की के पास अच्छी खबर है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में ये टैंक इतना ऊपर है कि ब्रिटेन ने करीब करीब उस पर मुहर ही लगा दी है। लेकिन टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की की डिमांड ऐसी है, चाहे वो ब्रिटेन हो या जर्मनी, नेटो को लेकर ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ख्वाहिश बहुत बढ़ने लगी है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की 10-20 टैंक अब नहीं चाहते। उनकी चाहत पूरे 300 टैंक की है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नेटो उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्द से जल्द करे, क्योंकि डॉनबास का मोर्चा सिर्फ और सिर्फ टैंक ही जिता सकता है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने 2 टैंकों पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस युद्ध में रूस के 3000 से भी ज्यादा टैंक खत्म किए जा चुके हैं। इस आंकड़े को देखकर नेटो इतना खुश हुआ है
कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस से लेकर जर्मनी सबको लगा कि अब तो रूस की टैंक पावर को चैलेंज किया जा सकता है। और यही वजह है कि इन देशों ने यूक्रेन के लिए अपनी बख्तर वाली पावर के दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि यूक्रेन को कौन सा टैंक दिया जाएगा, इसे लेकर अभी बड़ा या फिर यूं कहें कि फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि दोनों देशों से उन्हें टैंक सप्लाई किए जा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग का फैसला देर सबेर आना तय है, लेकिन पाकिस्तान में बिजली कब आएगी ये शहबाज शरीफ भी नहीं जानते। पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ टूट चुकी है। पहले आटा खत्म हुआ, फिर सिलेंडर, फिर तेल और अब पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक अंधेरे में डूब गए हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पावर क्राइसिस को लेकर मचा कोहराम आपको साफ साफ नजर आएगा। Welcome back to Purana Pakistan. बाजार ठप, कारोबार ठप, कारखाने ठप, रोजगार ठप, ट्रेन ठप, जहाज ठप, बस ठप, बत्ती ठप, सरकार ठप, पाकिस्तान ठप। बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली की फराहमी बंद। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। फनी खराबी के बाद ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पंजाब सिंध के बेशतर अजला, बलूचिस्तान में बिजली का मुकम्मल तातुल। कराची में कोहराम मचा है। लाहौर में गुस्से की आग लहर रही है। इस्लामाबाद में जिंदगी काली कोठरी में कैद कर दी गई है। पेशावर में पस्त जनता सड़क पर संग्राम छेड़ रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त पतीले की तरह चूल्हे पर चढ़ा है। इस पतीले में पाकिस्तान की आवाम को उबाला जा रहा है। Welcome back to Purana Pakistan. हटेहाली, तंगहाली, गरीबी, जिहालत, बाढ़, भ्रष्ट हुक्मरान, नाकाम सरकार, बदनाम आर्मी। पाकिस्तान के नसीब में यही लिखा है। और अब पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में जीने को बेबस है, लाचार है। शहरों से बिजली वाला उजाला कूच कर गया है। शहर जैसे मातमी सन्नाटे के अंधेरे में डूबा और अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। कौन लाएगा पाकिस्तान में रोशनी वाली सुबह? पाकिस्तान की आवाम के दर्द की दास्तां आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले घोर अंधेरे में डूबे पाकिस्तान की बिजली के द एंड वाली डिटेल देख लीजिए। पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड में आई खराबी की वजह से एक साथ पूरे देश में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। पाकिस्तान के करीब 30 शहरों में तो बत्ती बिल्कुल गुल हो गई है। कहा जा रहा है कि 3 दिनों तक भारत के पड़ोसी मुल्क में अंधेरा छाया रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची का 90% हिस्सा बिना बिजली के है। राजधानी इस्लामाबाद में बिजली गुल के कारण हाहाकार मचा है। पाकिस्तान का ये अंधेरा अभी छटने वाला नहीं है, और थोड़ी देर के लिए छट भी गया तो एक और बड़ा अंधेरा है जो पाकिस्तान को लील रहा है। क्योंकि इस मुल्क के सिर्फ एक अंग में ही हुक्मरानों ने जख्म पैदा नहीं किए हैं,
बल्कि पूरा पाकिस्तान सरकार और आर्मी की नाकामी से जख्मों से छलनी है। बत्ती गुल पर शहबाज शरीफ सरकार की दलील भी जरा सुनिए। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया कि नेशनल ग्रिड सुबह 7:34 पर डाउन हो गया है। इसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम को ठीक करने का तेजी से काम किया जा रहा है। देश में सर्दियों के दौरान बिजली बचाने के लिए पावर जनरेशन यूनिट्स को बंद रखा जाता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव था और सिस्टम एक एक करके बंद हो गए। ये कोई बड़ा संकट नहीं है। यही संकट तो नहीं दिख रहा पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को। वैसे आम आदमी के संकट को देखने और समझने की पाकिस्तान में रवायत भी नहीं रही है। जो भी सरकारें आई, मादरे वतन के लिए कुछ करने की जगह अपनी जेब मोटी करती रही और जनता का दाना छीन खुद अपना कभी नहीं भरने वाला पेट भरती रही। नतीजा है कि पाकिस्तान में सिर्फ पावर कट वाला अंधेरा नहीं उतर आया है, 20 करोड़ आवाम का भविष्य भी अब पाकिस्तान में अंधेरे में डूबता दिखाई दे रहा है। लाइट है नहीं, डेली की दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी होगी तो फिर ही लेकर जाएंगे ना घर। लाइट है नहीं, लाइट ने कारोबार का बुरा हाल किया हुआ है। जब से दुकान खोली ऐसे ये देखें, हाथ भी हमारे काले नहीं हुए, मशीनें सारी बंद पड़ी हुई हैं, सारी लेबर फारिग बैठी हुई है। समझे ना, ये टोटल लाइट का ही काम है हम लोगों का। लाइट ना होने की वजह से टोटल लेबर फारिग बैठी हुई है, हम खुद फारिग बैठे हुए हैं। शाम तक लाइट नहीं आई तो टोटल नुकसान ही है, जेब से ही दिहाड़ियाँ देनी है। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान अंधेरे में डूब चुका है। देश में पहले आटा खत्म हुआ, फिर गैस और पेट्रोल का संकट आया और अब बारी बिजली की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा संकट पावर क्राइसिस के रूप में आ चुका है। पाकिस्तान पहले से बिजली की किल्लत और लंबी कटौती का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को 8 बजे ही बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। मैरिज हाउसेस को रात 10 बजे तक क्लोज करने का ऐलान जारी किया गया है। और इतना ही नहीं, बिजली बचाने के उपायों के तहत सभी सरकारी विभागों की जरूरी मीटिंग को अब दिन की रोशनी में करने का आदेश जारी किया गया है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लोग बिजली गुल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान पहले से ही कई मुश्किलों के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद आटा बेहद महंगा हो गया है। न सिर्फ आटा बल्कि दाल और तेल खरीदने के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिजली सप्लाई का हाल कई महीनों से खराब है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो रहा है और कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह के हालातों का सामना कर रहा है जैसे श्रीलंका में था। नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। राष्ट्रपति भवन को उजड़ते सड़क पर आम जनता का विरोध प्रदर्शन। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल पावर सप्लाई की क्षमता है 28,200 मेगावाट। वर्तमान में सप्लाई की क्षमता है 21,200 मेगावाट, यानी करीब 7,000 मेगावाट कम पावर सप्लाई होती है। तो बिजली वाली आफत तो बनी ही रहनी है। पाकिस्तान के पास इसे दूर करने के लिए ना हिम्मत बची है ना पैसा। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर की कैपेसिटी की डिटेल भी देख लीजिए। हाइड्रो पावर से 4,635 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1,060 मेगावाट, स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर से 9,677 मेगावाट। इस आंकड़े की हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट रोजमर्रा की घटना बन गई है। कई शहर रात रात भर वीरानगी में डूबे रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इस बिजली किल्लत से जूझने के लिए आधे मन से कई कदम भी उठाए, लेकिन उनका नतीजा भी ढाक के 3 पात ही रहा। किल्लत को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने इलेक्ट्रिक पंखों और बल्बों का प्रोडक्शन जुलाई 2023 तक बंद कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार का मानना है कि इन उपायों से लगभग $273 मिलियन या 62 अरब पाकिस्तानी रुपये ऊर्जा आयात में बचत कर पाएंगे। बचत की बात बेमानी है,
क्योंकि सुरसा की तरह मुंह बाएं पाकिस्तान का कर्ज इतना बड़ा हो गया है कि उसे चुकाना फिलहाल तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिजली की तरह खाने के भी लाले पड़े हैं। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। 1 किलो आटे की कीमत पाकिस्तान में 150 रुपए हो चुकी है। इस्लामाबाद में रोजाना गेहूं की खपत 20 किलो के 38,000 बैग्स की है, लेकिन यहां चल रहे 40 आटा मिलों में 21,000 बैग्स की ही सप्लाई हो पा रही है। रोटी के लिए मारामारी की ये तस्वीरें और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भूखी मर रही आवाम इस तरह की तस्वीरें पेश कर रही है। लोग आटे से लदे ट्रकों का कई किलोमीटर तक पीछा कर रहे हैं। एक एक बोरी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। एक सिलेंडर की कीमत 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी है। साल दर साल पाकिस्तान का यही हाल रहा है। 2021 में भी आधा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया था। इमरान खान की सरकार तब भी नहीं संभली थी और इस बार तो शहबाज शरीफ की सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कंगाल हो चुकी है, और वो इस कदर कि पाकिस्तान रोजाना भर-भरा कर गिर रहा है। एक तरफ विफाकी हुकूमत सस्ता तेल और गैस मुल्क में लाने के लिए कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ कुदरती गैस के वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान नाराज हो रहा है। वाजिबात की अदम अदायगी पर बलूचिस्तान ने विफाक को गैस बंद करने की धमकी दे दी। हमारे 30 अरब रुपए बकाया वो नहीं दे रहे। सर, क्या बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई बंद कर सकती है? हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास केवल 3 हफ्तों के लायक ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है। पहले से ही कर्ज से टूट चुका देश दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पाकिस्तान को लोन देने के लिए कोई अब तैयार भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में नकदी संकट इस कदर गहरा रहा है कि शिपिंग एजेंटों ने चेतावनी दे दी है कि विदेशी शिपिंग कंपनियां उनके लिए अपनी सेवाएं बंद करने पर विचार कर रही है। हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अब तो आवाम बीमार होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों के पास सिर्फ 15 दिन का खाम माल बाकी रह गया है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। तो जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में ही आपको दिखाया कि बिजली बंद, फैक्ट्री बंद, शिपिंग बंद, तेल का इंपोर्ट बंद, अनाज का आयात भी बंद। पाकिस्तान बंद हो चुका है। जो हाँफती सांसों के साथ कुछ चल रहा है वो बस कभी भी आखिरी सांस साबित होने वाली है। सवाल ये है, क्या होगा पड़ोसी का? कौन उबारेगा पाकिस्तान को इस घोर संकट से? क्योंकि यहाँ तो घर को आग लग गई है घर के ही चिरागों से। सरकार जो कहती है वो करती नहीं, और इस बीच पाकिस्तान का शौक भी है जो उसे खाया जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां रोटी के लाले पड़े हैं वहां पाकिस्तान के लोगों ने कंगाली के बीच 6 महीनों के दौरान महंगी कारों, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके कलपुर्जों जैसी वस्तुओं के आयात पर 259 अरब रुपए खर्च किए हैं। अकेले दिसंबर 2020 में ही परिवहन क्षेत्र के लिए 14 करोड़ 7 लाख डॉलर का आयात किया गया, जिसमें 4 करोड़ 75 लाख डॉलर में कारों का आयात हुआ। भूतकाल की तस्वीर दुनिया देख चुकी है, वर्तमान की तस्वीर आपके सामने है, और भविष्य की तस्वीर क्या होगी? लग्जरी कारों के प्रति पाकिस्तान का उमड़ता शौक इसकी गवाही दे रहा है। लिहाजा ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ बत्ती गुल नहीं हुई है, पाकिस्तान का भविष्य भी अंधेरे में डूब गया है, जैसे इस रात की सुबह नहीं।